मुझे बचाओ कालिया भाई, तुमने ये क्या कर दिया? मुझे बाहर निकालो, मेरा हाथ पकड़ो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी मेरे बिना कैसे रहेगी इस वीरान जंगल में? अब तो इस झील से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा हरिया। जो भी इसके अंदर गया वो हमेशा के लिए गायब हो गया। अब चैन से वही रह। जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब आदमी अपनी बेटी चंदा और एक गाय के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो रोज अपनी गाय को लेकर जंगल से जड़ी बूटियां लाकर बेचता और किसी तरह अपनी बेटी का पेट पालता। हरिया का साथी कालिया भी जड़ी बूटी गांव में बीमार लोगों को देता था। दोनों हमेशा जंगल जाते थे और जड़ी बूटी ढूंढ कर लाते थे। ये हरिया मेरा सारा धंधा खराब कर रहा है। ये मुझसे ज्यादा जड़ी बूटी जंगल से लाता है और गांव में सस्ता इलाज करता है। और तो और इसके पास गाय भी है जो अपने नाक से सूंघकर सही जड़ी बूटी का पता लगा लेती है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया ना तो मेरा नाम कोई नहीं लेगा। सभी गांव के लोग हरिया को ही महान समझेंगे। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कालिया ये सोच ही रहा था कि उसी समय एक गरीब आदमी रामलाल कालिया के पास आया। कालिया भाई, मेरी पत्नी बहुत बीमार है पर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मेरी पत्नी को बचा लो, कुछ औषधि दे दो ताकि वो सही हो जाए। देखो हरिया भाई, मैं तो बिना पैसों का इलाज करता नहीं हूँ। तुम तो जानते ही हो, अगर तुम्हें बिना पैसों का इलाज करवाना है तो तुम्हें हरिया के पास जाना होगा। तुम उसके पास जाओ, वही तुम्हारी मदद करेगा। रामलाल तुरंत हरिया के पास गया। भाई मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसकी जान बचा लो नहीं तो वो मर जाएगी। कुछ करो, मैं बहुत गरीब हूँ, महंगी दवा नहीं खरीद सकता। चिंता मत करो रामलाल, भगवान सब ठीक करेगा। मैं अभी तुम्हें जड़ी बूटी देता हूँ। ये जड़ी बूटी लो भाई और जाओ, इसे उबालकर अपनी पत्नी को पिला देना। तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। अब जैसे ही रामलाल अपने घर जाने लगता है कि तभी रास्ते में कालिया उसे रोक लेता है। अरे रामलाल भाई, क्या हुआ? जड़ी मिली कि नहीं? हाँ कालिया भाई, उन्होंने जड़ी दिए हैं और बोला है कि मेरी पत्नी जल्दी ठीक हो जाएगी। कालिया अपने कुटिल मन में सोचता है, यही सही मौका है। मैं इसकी जड़ी को बदलकर इसकी पत्नी को मार दूं और सारा इल्जाम हरिया को लगा के फिर इसे गांव से निकाल देंगे। इसके बाद मेरा काम अच्छा चलेगा और मैं जड़ी बूटी बेचकर बहुत धनवान हो जाऊंगा। अब देखता हूँ हरिया कैसे बचता है। क्या सोचने लगे कालिया भाई, मैं चलता हूँ, मुझे जल्दी घर जाना है। अरे रुको भाई रामलाल, रुको। मैं भी तुम्हारे घर की तरफ जा रहा था। शंभू को कुछ जड़ी बूटी देनी है, उसकी भी तबीयत खराब है। दोनों साथ चलने लगते हैं। कुछ दूर पर कालिया रुक जाता है। रामलाल अपने घर पहुंचता है और जड़ी बूटी अपने घर में रख देता है और पानी लाने चला जाता है कि तभी कालिया चुपके से उसके घर में घुसकर जड़ी बूटी के बदले एक जहरीली जड़ी उसके घर में रख देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रामलाल जड़ी को उबालकर अपनी पत्नी को पिला देता है। कुछ घंटों के बाद गांव में रोने की आवाज गूंज उठी। रामलाल की पत्नी मर चुकी थी। हे भगवान, मेरी पत्नी मर गई। हरिया की जड़ी ने उसे मार दिया, सब खत्म हो गया। ये सुबह तक मुझसे बातें कर रही थी जल्दी ठीक हो जाओगी, लेकिन जड़ी पिलाने के कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो दर्द के मारे तड़पती रही और मैं कुछ भी नहीं कर सका। हे भगवान, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था कि वो मेरी खुशियाँ छीन ली। रामलाल के रोने की आवाज सुनकर कुछ गांव के लोग और कालिया वहां आ जाते हैं।
अरे देखो गांव वालों, रामलाल के साथ बहुत बुरा हुआ लगता है। हरिया ने गलत जड़ी बूटी रामलाल को दिया, इसी की वजह से उसकी पत्नी मर गई। इसीलिए बोलता हूँ कि सस्ते के चक्कर में अपनी जान मत गंवाओ। चलो इसकी शिकायत उसके घर पर चलकर करते हैं और हरिया को गांव से निकाल दिया जाए। नहीं तो आज रामलाल के साथ ऐसा हुआ है, कल आप लोगों के साथ भी हो सकता है। हाँ हाँ चलो भाई, इस हरिया को इसकी सजा मिलनी चाहिए। गांव वाले गुस्से में हरिया के घर की ओर जाते हैं। बेटी चंदा, अरे देखो घर में सारी जड़ी बूटियां खत्म हो गई है। आज मैं जंगल की गहराई में जाकर कुछ अच्छी और कीमती जड़ी बूटियां लेकर आता हूँ, ताकि उन्हें बैद जी को देकर 2 पैसे मिल सके और घर का खर्चा चल सके। पिताजी आप थोड़ा संभल कर जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप तो जानते ही है ना कि जो भी उस घने जंगल की तरफ गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। कितने ही लोग वहाँ गायब हो चुके हैं। इस बात से मुझे बहुत चिंता होती है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अकेले कैसे रहूंगी इस मतलबी दुनिया में पिताजी। हाँ बेटी, ये तो है, मगर ये पापी पेट के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम डरो मत बेटी, कुछ नहीं होगा। मैं बस जड़ी बूटियां लेकर वापस जल्दी आ जाऊंगा, तो बस अपना ध्यान रखना। तभी गांव के लोग वहां आ जाते हैं। ए हरिया, तुमने ये क्या किया? तुमने रामलाल की पत्नी को राहत देने के नाम पर जहरीली जड़ी बूटी दे दी। तूने उसकी जान ले ली। हमने तुझ पर भरोसा किया था और तूने उसी भरोसे को तोड़ दिया। तू कहता था कि तेरी जड़ी लोगों को ठीक करती है, पर आज उसी जड़ी ने एक घर उजाड़ दिया। नहीं नहीं, मैंने तो वही सही जड़ी बूटी दी थी जो हमेशा देता हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो उसे बचाने की कोशिश की थी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर मैं किसी की जान कैसे ले सकता हूँ? ये सब कैसे हो गया? मुझ पर भरोसा करो, मैं निर्दोष हूँ। मैं किसी का घर उजाड़ने वाला नहीं हूँ। और झूठ मत बोलो, हम सबने देखा है। अब तुझे इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। नहीं नहीं, मेरे पिताजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप लोगों ने गलत समझ रहे हैं। मेरे पिताजी तो हमेशा लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आप लोग तो उन्हें जानते हैं ना, उन्होंने कितनों की जान बचाई है। फिर आज आप लोग उन पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? अरे चुप रहो, अब एक शब्द भी मत बोलो। तुम्हारी बातों पर अब कौन भरोसा करेगा? हैं? अरे बहुत हो चुका। तुम लोगों की वजह से एक घर उजड़ गया है। अब तुम इस गांव में रहने के लायक नहीं रहे। अभी के अभी अपना सामान उठाओ और यहाँ से चलते बनो, नहीं तो हम खुद तुम्हें बाहर निकाल देंगे। सभी लोग हरिया को बहुत बेरहमी से मारते हैं और उन्हें घर से निकाल देते हैं। हरिया की आंखों में आंसू थे। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो गया। वो तीनों रोते हुए घर से निकल जाते हैं और जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मैंने तो हमेशा लोगों की भलाई ही चाही, हर किसी की मदद की। दिन रात मेहनत करके जड़ी बूटियां लाता रहा ताकि किसी गरीब का इलाज हो सके। लेकिन आज उसी गांव ने मुझे दोषी बना दिया, मुझे ही अपराधी ठहरा दिया। क्या मेरी सारी नेकियां इतनी छोटी थी कि एक पल में सब भूल गए? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आज मुझे ही सजा मिल रही है। पिताजी, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। हाँ बेटी, भगवान जहाँ ले जाए बेटी, लेकिन देखना सच एक दिन सामने आएगा। तीनों सुनसान पेड़ के नीचे बैठे थे। सूरज ढल रहा था और रात हो रही थी। किसी तरह रात बीतती है। और अगली सुबह होते ही दोनों को बहुत जोर की भूख लग जाती है। पिताजी, मुझे बहुत भूख लग रही है। कल से हमने कुछ भी नहीं खाया। मुझे भी भूख लग रही है बेटी, पर हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। न खाना न पैसा, कुछ भी नहीं। देखो पिताजी, हमारी गौरी भी भूखी है। इसने भी तो कल से कुछ नहीं खाया है। हम तीनों एक ही जैसे हैं बेटी, दुख भी एक जैसा और भूख भी और तकदीर भी। तभी गाय अचानक उठती है और गांव की ओर चल पड़ती है। पिताजी, ये
गौरी कहाँ जा रही है? शायद वो भी खाने की तलाश में जा रही है। जाने दो, जंगल में कुछ घास खा लेगी तो उसका पेट भर जाएगा। अचानक गाय गांव की तरफ जाने लगती है और वो पहुंचती है एक घर के सामने, जहां वो खड़ी होकर रंभाने लगती है। अरे हट यहाँ से, भाग यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा, चल निकल, हमें परेशान मत कर। गाय डर कर आगे बढ़ जाती है और दूसरे घर के सामने जाकर फिर रंभाने लगती है। अरे ये गाय ऐसे क्यों रंभा रही है? इसे तो घास खानी चाहिए, ये ऐसे जैसे कुछ मांग रही हो। अरे हाँ, अजीब बात है, ये जैसे इंसानों की तरह खाना मांग रही है। लगता है बहुत भूखी है। जाओ थोड़ा सूखी रोटी दे दो इसे, ये बेजुबान जानवर है बेचारी। वो औरत रोटी लेकर आती है और गाय के सामने रख देती है। ले खा ले, बेचारे को बहुत भूख लगी है। गाय रोटी उठाती है लेकिन वो नहीं खाती। वो उसे मुंह में दबाकर वापस लौटने लगती है। अरे ये खुद नहीं खा रही, कहीं और ले जा रही है। गाय वापस हरिया और चंदा के पास पहुंचती है। उसके मुंह में रोटी देखकर दोनों की आंखें भर आती है। पिताजी देखो, देखो गौरी हमारे लिए रोटी लेकर आई है। ये जानवर नहीं, हमारी अपनी है। इसने आज हमें भूख से बचा लिया। भगवान, तूने हमारे लिए इस बेजुबान को फरिश्ता बनाकर भेज दिया। हरिया रोटी को 2 हिस्सों में बांटता है। पहले तू खा ले बेटी। नहीं पिताजी, हम दोनों साथ में खाएंगे और थोड़ा सा गौरी को भी देंगे। तीनों पेड़ के नीचे बैठकर वो छोटी सी रोटी बांटकर खाते हैं। भूख अभी भी है लेकिन दिल में एक सुकून है साथ होने का। पिताजी, हम गरीब जरूर है पर हम अकेले नहीं हैं। हाँ बेटी, जब तक प्यार और साथ है तब तक कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और हरिया मेहनत करके एक झोपड़ी वहीं बना लेता है और वहीं रहने लगते हैं। पिताजी, रहने के लिए घर तो हो गया, लेकिन हम इस तरह भूखे प्यासे और कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? हाँ चंदा, तुम कह तो सही रही हो। रुको, मैं जंगल में कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। हरिया जंगल में जाता है और कुछ खाने के लिए फल तलाश करता है। हरिया कुछ खाने की तलाश में जाते जाते एक अनजाने से रहस्यमयी झरने के पास पहुंच जाता है। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक अजीब से काले रंग के बीज पर जाती है। अरे ये कैसा बीज है? बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैंने आज तक ऐसा बीज कभी नहीं देखा। हरिया जैसे ही उस बीज को हाथ में उठाता है वो दंग रह जाता है। उस बेजान बीज के अंदर से उसे किसी जिंदा इंसान की धड़कन महसूस हो रही थी। भला ये कैसे संभव है? एक साधारण से बीज में इंसानों की तरह धड़कन धड़क रहा है। नहीं, ये कोई साधारण बीज नहीं है। इसमें जरूर कोई गहरा रहस्य छिपा है। चलो इसे अपने साथ ले चलता हूँ और देखूंगा कि इसका राज क्या है। हरिया उस रहस्यमयी धड़कते हुए बीज को अपने पास रख लेता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि दूर झाड़ियों के पीछे खड़ा कालिया अपनी लालची नजरों से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। अरे ये बीज तो कोई साधारण बीज नहीं लग रहा। हरिया को कुछ तो कीमती हाथ लगा है। मुझे ये किसी भी हाल में चाहिए। कालिया तुरंत ही हरिया के पास चला गया। अरे कालिया भाई, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ हरिया भाई, मैं जड़ी बूटी की तलाश में यहाँ आया था, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे बहुत दुख होता है कि तुम अपनी बेटी के साथ किस तरह जीवन बिता रहे होंगे। लेकिन ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जरा एक बार मुझे दिखाओ। हरिया काला बीज कालिया की हथेली पर रख देता है। देखो, यही एक अजीब सा बीज है। जरा गौर से महसूस करो। इसके अंदर इंसानी धड़कन जैसी हलचल हो रही है। कालिया जैसे ही उस बीज को अपने हाथ में लेता है, उसे अपनी हथेलियों पर एक जीवित धड़कन महसूस होती है। लालच के मारे उसकी आंखें चमकने लगती हैं। अबला भाई, ये बीज मुझे दे दो। मुझे इसे सही स्थान पर पहुंचाना है। ये कोई मामूली बीज नहीं है। अरे हट हरिया मेरे सामने से। अब तो ये बीज मैं तुम्हें कभी नहीं देने वाला। ये तो किस्मत बदलने वाला बीज लगता है। अब मैं इसका उपयोग करके बहुत अमीर बन जाऊंगा।
देख कालिया, ऐसा मत कर। अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। ये किसी बड़ी मुसीबत का संकेत भी हो सकता है। अब तो उपदेश देना बंद कर, ये बीज अब मेरा है। इतना कहकर कालिया अचानक हरिया को जोरदार धक्का दे देता है। हरिया अपना संतुलन खो देता है और सीधे उस काली झील के पानी में जा गिरता है। मुझे बचाओ कालिया भाई, तुमने ये क्या कर दिया? मुझे बाहर निकालो, मेरा हाथ पकड़ो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी मेरे बिना कैसे रहेगी इस वीरान जंगल में? अब तो इस झील से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा हरिया। जो भी इसके अंदर गया वो हमेशा के लिए गायब हो गया। अब चैन से वही रह। हरिया पानी में हाथ पांव मारता है, लेकिन वो काला पानी किसी दलदल की तरह उसे नीचे खींचने लगता है। हरिया की चीखें धीरे धीरे शांत होने लगती है और वो उस रहस्यमयी झील की गहराइयों में समा जाता है। कालिया बिना पीछे मुड़े वहाँ से गांव की ओर भाग निकलता है। दूसरी तरफ सूरज ढल चुका था और अंधेरा गहराने लगा था। चंदा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी बेचैनी से जंगल की राह देख रही थी। उसके पिता का वो इंतजार करती है, मगर उसके पिता वापस नहीं आते और देखते ही देखते रात हो जाती है और चंदा की चिंता बढ़ने लग जाती है। अभी तक पिताजी वापस क्यों नहीं आए? सुबह से शाम हो गई पर उनका तो कोई अता पता नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हर बार तो अब तक तो वापस आ जाते थे, मगर आज इतना समय हो गया। अरे गौरी देख रही है, अंधेरा होने वाला है, मगर पिताजी अभी भी वापस नहीं आए। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं पिताजी किस हाल में होंगे। गौरी भी इस बात से दुखी थी। पूरी रात चंदा अपने पिता के इंतजार में गुजार देती है। अगली सुबह होते ही चंदा पूरे जंगल में हरिया की तलाश करती है, मगर वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। चंदा भारी मन से सोचती है, मैं क्या करूं? पिताजी तो कल से गायब है, अभी तक नहीं आए। लगता है वो गांव में गए हैं, किसी से मदद मांगने। मुझे गांव में जाकर एक बार पूछना चाहिए। इतना सोचकर वो गांव की ओर निकल पड़ती है। गांव में पहुंचकर वो गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। क्या हो गया रे चंदा? तो फिर से गांव में आ गई? अब किसे मारने का इरादा है? पहले तो तुम्हारे पिता ने रामलाल की पत्नी को मारा, अब तू किसे मारने आई है? देखो काका, मेरे पिताजी निर्दोष है, उन्होंने किसी को नहीं मारा। मेरे पिताजी कल सुबह जंगल में गए थे पर अभी तक वापस नहीं लौटे। मैं उन्हें हर जगह ढूंढ चुकी हूँ, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। अरे तेरा पिता जड़ी बूटियाँ बेचता है तो गया होगा किसी ऊंची पहाड़ी या गहरी घाटी की तरफ। जड़ी बूटी खोजने में समय लगता है, 1-2 दिन इंतजार कर, वो आ जाएगा। फालतू में परेशान मत हो, जा अपने घर जा। गांव वालों की बेरुखी देखकर चंदा का दिल टूट जाता है। वो मायूस होकर गांव से बाहर निकल आती है। लगता है गांव वाले मेरी कोई मदद नहीं करेंगे। मुझे खुद ही अपने पिताजी को ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हार नहीं मानूंगी। वहीं दूर खड़ा कालिया ये सब देख रहा होता है और मन ही मन कुटिलता से हंसने लगता है। चंदा, तू चाहे कहीं भी चली जा, कुछ भी कर ले, पर तू अपने पिता को कभी ढूंढ नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने उसे ऐसी जगह भेज दिया है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। कालिया वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। इधर चंदा हिम्मत जुटाकर घने जंगलों की ओर निकल पड़ती है। चलते चलते रास्ते में उसे एक फटा हुआ झोला दिखाई देता है। अरे ये तो मेरे पिताजी का झोला है। इसका मतलब वो इसी रास्ते से आगे गए थे। मुझे और अंदर जाना चाहिए। चंदा कई घंटों तक उबड़ खाबड़ रास्तों और घने पेड़ों के बीच चलती रहती है। थकान के मारे उसका बुरा हाल हो जाता है और पैर जवाब देने लगते हैं। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। चारों तरफ सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। मैं कई घंटों से चल रही हूँ, अब मुझसे एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा जा रहा, पर मैं रुक भी नहीं सकती। पिताजी न जाने किस हाल में होंगे, मुझे किसी भी हाल में उन्हें ढूंढना ही होगा।
चंदा अपनी थकान भूलकर फिर से उठती है और आगे बढ़ती है। कुछ दूर और जाने के बाद अंततः उसी रहस्यमयी काले झरने के पास पहुंच जाती है। झरने का स्याह काला पानी देखकर वो ठिठक जाती है। अरे ये तो काला झरना है, मुझे प्यास तो बहुत लगी है, पर मैं ये काला पानी कैसे पीऊं? अगर इसमें कोई खतरा हुआ तो? नहीं, मुझे संभल कर रहना होगा। चंदा अभी सोच ही रही होती है कि अचानक पूरे वातावरण में एक दिव्य और तेज रोशनी फैल जाती है। उस काली झील के पानी के ऊपर अचानक बेशकीमती सोने की मोहरें, हीरे और चांदी के गहने तैरने लगते हैं। झील का नजारा किसी खजाने जैसा दिखने लगता है। चंदा फटी आंखों से उस सुनहरे दृश्य को देख ही रही होती है कि तभी हवा में एक भारी और गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। ये सारा धन और बेशकीमती जेवरात अब तेरे हो सकते हैं। इन्हें उठा और वापस चली जा। तेरी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में बीतेगी। तू किसी रानी की तरह रहेगी। बस अपने उस बूढ़े पिता को भूल जा, जिन्होंने तुझे तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया। कौन बोल रहा है? सामने आओ। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे मेरे पिताजी चाहिए, जो पिछले 2 दिनों से लापता है। मैं उन्हें ढूंढने के लिए हर खतरा मोल ले सकती हूँ। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, जो मुझे इस दुनिया में लाए और मुझे इतना बड़ा किया। उनके सामने ये सोने चांदी, हार हीरे मेरे लिए मिट्टी के मोल बराबर है। सोच ले चंदा, अगर तू अपने पिता को चुना तो तुझे उम्र भर इसी गरीबी में जलना होगा और ये खजाना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। छोड़ अपने पिता को और अपनी दुनिया संवार ले। मेरे इस जीवन में मेरे पिता के सिवा मेरा अपना कोई भी नहीं है और मैं अपने पिता को दुनिया की किसी भी दौलत के लिए नहीं छोड़ सकती। चाहे मुझे भूखा मरना पड़े, पर मुझे मेरे पिता चाहिए। ठीक है, अगर तेरा प्रेम इतना ही अटल है तो तुझे मेरे 3 सवालों के सही जवाब देने होंगे। अगर तू सफल रही तो तेरे पिता तेरे सामने होंगे, वरना तू भी इसी झील का हिस्सा बन जाएगी। मुझे मंजूर है, पूछिए अपने सवाल। मैं अपने पिता को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरा पहला सवाल, वो कौन सा बोझ है जिसे उठाने वाला कभी थकता नहीं, बल्कि उसे उठाकर उसे गर्व महसूस होता है? वो बोझ एक पिता के कंधों पर उसके बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ है, जिसे उठाते हुए एक पिता कभी थकता नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत समझता है। सही जवाब। मेरा दूसरा सवाल, वो कौन सी रोशनी है जो घने अंधेरों और मौत के सामने भी कभी नहीं बुझती? ये सवाल चंदा के लिए कठिन लग रहा था, फिर भी वो सोच समझकर जवाब देती है। वो एक बच्चे का अपने माता पिता के प्रति विश्वास और प्रेम की रोशनी है, जो मौत के डर से भी बड़ी होती है और हर अंधेरे को चीर देती है। मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, अगर तुझे खुद के प्राण देकर अपने पिता को बचाना पड़े तो क्या तू तैयार है, जबकि तू जानती है कि तेरे बाद तेरे पिता फिर से अकेले हो जाएंगे? हाँ, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे जीवन दिया है और उनके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। अगर मैं मरकर उन्हें बचा सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। उनकी यादें ही मेरा असली अस्तित्व होंगी। जैसे ही चंदा आखिरी सवाल का जवाब देती है, पूरे जंगल में एक दिव्य और तेज रोशनी फैल जाती है। झील का काला पानी शांत हो जाता है और उसके बीच से हरिया सही सलामत प्रकट हो जाता है। चंदा मेरी बेटी। हरिया अपनी बेटी को गले से लगा लेता है और दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। देख हरिया, तुम्हारी बेटी बहुत नेक दिल और पवित्र है। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। जो तुम्हारे ऊपर गांव वाले इल्जाम लगाए हैं, वो सब गलत है। गलती किया कालिया और भुगत रहे हो तुम। कालिया ने रामलाल की पत्नी की जड़ी में जहरीली जड़ी डालकर मार दिया
और इल्जाम तुम्हारे पर डाल दिया। ये रहस्यमयी झील, आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर आप नहीं होते तो शायद ये इल्जाम कभी खत्म ही नहीं हो पाता और ये कलंक के साथ मैं मर जाता। चंदा बेटी, तू ठीक तो है ना? मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे लगा था कि मैं अब तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। पिताजी, पिताजी आप ठीक तो है ना? आप इस भयानक झील के अंदर कैसे चले गए पिताजी? आखिर आपके साथ क्या हुआ था? हरिया चंदा को सारी बात बताता है और फिर हरिया और चंदा गांव के चौपाल पर पहुंचते हैं, जहां मुखिया और गांव वाले पहले से ही जमा होते हैं। कालिया दूर से हरिया को जीवित देखकर कांपने लगता है। ये क्या? मैंने हरिया को श्रापी झील में धक्का दिया था, फिर भी ये जिंदा है और सही सलामत यहाँ कैसे आ गया? ये क्या हो रहा है? ये क्या चंदा, तो कल हरिया को ढूंढ रही थी और आज हरिया के साथ यहाँ खड़ी है। आखिर ये सब माजरा क्या है और तुम सब गांव में फिर से क्यों आ गए हो? मुखिया जी, आपको नहीं पता कि उस कालिया ने मुझे उस रहस्यमय झील में धक्का दिया था और मुझसे वो जादुई काला बीज छीन लिया था। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। क्या कालिया ने ऐसा किया? हाँ मुखिया जी, वो हमारे पिताजी की जान का दुश्मन बन बैठा था और मेरे पिता के दिए हुए जड़ी बूटी को कालिया ने बदलकर जहरीली जड़ी देकर उन्हें मार दिया और सारा इल्जाम मेरे पिता पर लगा दिया। आज मैं जैसे तैसे अपने पिताजी को बचाकर लाई हूँ। कालिया को सजा मिलनी ही चाहिए मुखिया जी। उस कालिया ने मुझे भी भड़काने की कोशिश की थी, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। आखिर वो कालिया है कहाँ? मुखिया जी, वो देखिए, वो दूर खड़ा कालिया भाग रहा है। उसे जल्दी पकड़ कर लाओ। गांव वाले दौड़कर कालिया को पकड़ लेते हैं और उसे खींचते हुए मुखिया के पास ले जाते हैं। कालिया डर के मारे पीला पड़ चुका होता है। बता कालिया, जो ये लोग कह रहे हैं क्या वो सच है? तुमने ऐसा किया इन लोगों के साथ? देख कालिया, जल्दी बता वो काला बीज कहाँ है? अगर वो काला बीज हमने उस रहस्यमय झील को वापस नहीं किया तो उसका प्रकोप हमारे पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। देख कालिया, अगर तुम्हारी वजह से हमारे पूरे गांव की जान खतरे में पड़ी तो देख मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। अच्छा ठीक है, आप मुझे कुछ मत करना, मैं बताता हूँ। ये लोग जो भी कह रहे हैं वो सब सच है। मैंने रामलाल की पत्नी को मारा, हरिया को झील में धक्का दिया और वो काला बीज ले लिया। क्या तूने इतना बड़ा अपराध किया? अब तो तुम्हें सजा मिलेगी। माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं लालच में आ गया था, पर मुझे अब अफसोस है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुखिया जी, ये बीज कोई साधारण बीज नहीं है, वो इस गांव के लिए खतरा बन सकता है। उसे फौरन वापस उस झील में डालना होगा। फिर मुखिया कालिया से वो काला बीज मांग लेता है और हरिया को दे देता है और फिर हरिया जंगल में जाता है और उस झील को काला बीज सौंप देता है। हरिया, तुमने बिना किसी लालच के अपनी नेक दिली से इस बीज को सही सलामत झील को लौटाया है। अब इस झील की बद्दुआ खत्म हो चुकी है। आज के बाद कोई भी इस झील में गायब नहीं होगा और इसका पानी अमृत के समान होगा। मुझे बेहद खुशी है कि मेरे हाथों इतने वर्षों पुराना ये श्राप खत्म हुआ और अब गांव वाले सुरक्षित हैं। तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल दी जाएगी, इसलिए तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। अचानक हवा में एक तेज रोशनी फैलती है और हरिया के हाथों में सोने की मुहरों से भरा एक बड़ा सा थैला आ जाता है। आज से ये धन तुम्हारा है, इससे तुम्हारे और तुम्हारे बेटी की जिंदगी बहुत अच्छे से कटेगी। जाओ और खुश रहो। हरिया वो धन लेकर अपनी झोपड़ी में लौट आता है और चंदा को सारी बात बताता है। पिताजी, इतना सारा धन सिर्फ हमारी अमानत नहीं है, ये उन सभी गरीब दुखियों का हक है जो ढंग से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते। तुम ठीक कहती हो बेटी, हमें इस धन से गांव के जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। लालच ने ही इस गांव को खतरे में डाला था, अब परोपकार ही इसे खुशहाल बनाएगा। हरिया अपनी जरूरत के मुताबिक थोड़ा धन रख लेता है और बाकी सारा सोना गांव के गरीबों और बेसहारों में बांट देता है। इसके बाद सभी गांव के लोग हरिया से माफी मांगते हैं और कालिया को गांव से मार मार कर भगा देते हैं।
उसके बाद से पूरा गांव खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।